गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। टारगेट थिएटर एंड यूपीएड 2021 मैथ में 30 नंबर हम कैसे लाएं, हम इसी लिए आपके साथ लगे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि आपका मैथ में 25 में से 30 नंबर आ जाए। ठीक, तो इसके पहले नंबर टेस्ट हम पढ़ा चुके हैं, उसकी 4 वीडियो हो चुकी हैं और 2 प्रश्न पत्र इसका करा चुके हैं। 2011 से लेकर 2018 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं नंबर सिस्टम से हम सब करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वीडियो आप देख लीजिए। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो सीरीज को देखना स्टार्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज लेसन 2 चालू किए हैं, लेसन 2 आज चालू कर दिए हैं हम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। गुणज क्या है, देखिए यहाँ गुणज क्या है, गुणज की विशेषताएं क्या है, गुणनखंड क्या है, गुणनखंड की विशेषताएं क्या है और गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करना होता है, संख्याओं के गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या है, पूरा विस्तार से देखेंगे। महत्तम समापवर्तक की गणना कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की घात से गणना करना और महत्तम समापवर्तक की विशेषताएं, सभाज्य संख्याएं और लघुत्तम समापवर्तक की विधियां, लघुत्तम समापवर्तक की विशेषताएं, भिन्नों का लासा एवं मासा। ठीक इसी तरह हल सहित उदाहरण हम आपको पूरा हल कराएंगे और क्वेश्चन जितने आए हुए हैं सब हम आपको हल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ आपको गुणज मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। ठीक, जब देखिए जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। जैसे 72 बराबर 8 गुणे 9 है। देखिए यहाँ दिखाया गया आपको 72 बराबर 8 गुणे 9 है। तो मतलब तब हम कह सकते हैं कि 8 एवं 9 दोनों एक गुणज, दोनों का एक गुणज जो 72 है। 72 जो गुणज है किसका, 8 और 9 का। ठीक, गुणज की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये देखिए गुणज की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स। ठीक, तो देखिए पहला नंबर देखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। जैसे देखिए जैसे 8 गुणे 1 ये स्वयं की गुणज है। ठीक, 8 में 1 से गुणा करेंगे आपको 8 ही प्राप्त होगा, इसीलिए करा है ये स्वयं की गुणज है। प्रत्येक संख्या 1 की भी गुणज है। तो प्रत्येक संख्या जैसे 8 है और गुणे 1 तो ये गुणज है, 1 की भी गुणज है। ठीक, प्रत्येक संख्या, हर संख्या 1 की गुणज होती है, हर संख्या 1 की गुणज होती है। ठीक, इस तरह देखिए यहाँ थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर देखिए यहाँ दिया है, शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज है। किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जा सकता है। देखिए 2 गुणे शून्य बराबर शून्य, प्रत्येक संख्या का शून्य गुणज है, ये इसीलिए कह रहा है प्रत्येक संख्या का शून्य गुणज है। किसी भी संख्या में आप शून्य से गुणा करते हैं तो वो संख्या शून्य हो जाती है, उसका मान शून्य हो जाता है। अब देखिए फोर्थ, 4 में क्या कह रहा है, गुणज किसी भी संख्या की गुणज, किसी भी संख्या के गुणज उसके पहाड़े में होते हैं। इसके कहने का मतलब जैसे देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौ 12, 3 पच्चे 15, इस तरह इसके गुणज इसमें होते हैं, ये कहने की ही कोशिश कर रहे हैं। अब 5 नंबर देखिए, किसी भी संख्या के अनगिनत गुणज हो सकते हैं। सही बात है,
किसी भी संख्या के अनगिनत गुणज हो सकते हैं। पता नहीं कितने गुणज हो सकते, 3 का 3 दहा में 30, और 30 में 20 से गुणा करेंगे, फिर 40 से गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे, मतलब इस तरह अनगिनत गुणज हो सकते हैं। तो इस तरह आपकी गुणज की विशेषताएं हो गई। 5 गुणज की विशेषताएं हैं। और उदाहरण में देखिए 8 के पहले 5 गुणज बताइए। जैसे पूछ लिया आपको कि 8 के पहले 5 गुणज के बताइए, तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, 8 चौक 32, 8 5 40। ये 8 के पहले 5 गुणज हैं। ओके। उसके बाद देखिए गुणनखंड क्या है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, एक गुणनखंड है। ठीक, ये गुणनखंड फैक्टर्स, जिसे फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड बताइए क्या होते हैं। अब देखिए गुणनखंड क्या होते हैं। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती है तो उसे दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर सकती है तो उसे दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के गुणनखंड 1 हो सकता है। क्यों भैया? 1 पूरा विभाजित कर सकता है 18 को। 1 का पढ़ा 18 पढ़ेंगे तो एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या का एक गुणनखंड है। उसके बाद देखिए 2 हो गया, 2 9 18 हो गया, और देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 2 9 18, फिर देखिए 3 हो गया, 3 6 18, इसी तरह देखिए 9 हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया, 18 खुद हो गया। तो 18 के गुणनखंड कौन कौन हो गए? 1 2 3 6 9 और 18, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गुणनखंड क्या होते हैं। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। गुणनखंड की, ये देखिए गुणनखंड की विशेषताएं। गुणनखंड की जब आप विशेषताएं देखेंगे तब इतनी गुणनखंड की विशेषताएं हैं। ठीक, देखिए गुणनखंड की विशेषताएं। नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड है। उसके बाद 2 देखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। सही बात है, प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणनखंड होती है। एक का आप किसी से भी गुणा कर सकते थे, 1 गुणे 2 कर सकते हैं। तो ये कह रहा है एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। और दूसरा नंबर देखिए, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर देखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। जैसे 2 गुणे 2 हो सकता है, तो ये खुद ही अपना एक गुणनखंड है। ठीक, क्योंकि दो को विभाजित कर सकता है, पूर्णतः विभाजित कर सकता है। और गुणनखंड का नियम है कि वो संख्या, मूल संख्या को कोई भी संख्या जो पूर्णतः विभाजित कर देती है तो संख्या आपस में गुणनखंड होती हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा, तो किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। जैसे 8 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 8 ही होगा। ये कह रहा है किसी भी संख्या की गुणनखंड, ये देखिए 4 नंबर, किसी भी संख्या की गुणनखंड उस संख्या के बराबर या छोटे होते हैं और सीमित होते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड, जैसे 5 का गुणनखंड, जैसे 5 का गुणनखंड या 50 का गुणनखंड या 20 का गुणनखंड, तो वो संख्या सबसे बड़ी संख्या, 20 तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद जो भी गुणनखंड आएगा 20 से छोटा ही होगा और सीमित होगा। ठीक, एक निश्चित मान होगा कि इतने ही गुणनखंड बन रहे हैं बस। 5 नंबर देखिए, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। ठीक, इतनी 5 विशेषताएं हैं। ठीक, इन 5 विशेषताएं आपको लिख लेनी चाहिए। उसके बाद उदाहरण देखिए। उदाहरण
28 के सभी गुणनखंड बताओ। तो 28 के सभी गुणनखंड भैया 1 हो गया, 1 से 28 कट चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, 14 चला जाएगा, 28 से खत चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 1 से 1 का गुणनखंड है और सबसे बड़ी संख्या 28 स्वयं है कि गुणाखंड। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 100, दूसरा है 100 के सभी गुणनखंड बताओ। तो 100 के स्वयं 1 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या खुद ही, और 100 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, ये सभी इसके गुणनखंड हैं। तो आई होप आपको गुणनखंड समझ में आया होगा। गुणनखंड की कुल संख्या किस तरह ज्ञात करेंगे, आइए इसे देखते हैं। देखिए देखिए क्योंकि हम जानते हैं गुणनखंड मतलब ये निकालना कि कितने नंबर हैं गुणनखंड के, कैसे निकालेंगे आप। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणज अनगिनत होते हैं। ठीक, ये कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं, बताया गया पहले आपको गुणज में, किसी भी संख्या के गुणज अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखिए निकालेंगे किस तरह हो। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणज अनगिनत होते हैं परंतु गुणनखंड सदैव सीमित। तो भैया गुणनखंड तो सदैव सीमित होते हैं। ये देखिए गुणनखंड सीमित होते हैं लेकिन गुणज अनगिनत होते हैं। तो हमें गुणज से नहीं मतलब हमें गुणनखंड निकालना है, कितने गुणनखंड होंगे। इसलिए हम गुणनखंडों की कुल संख्या का पता लगा सकते हैं। सही बात है, सदैव सीमित होते हैं तो हम गुणनखंडों की संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक, गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनखंड की घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। जैसे देखिए 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक, तो 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप 200 इस तरह आप हल करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे इसमें। देखिए 2 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 100, 2 का भाग 100 बैठ जाएगा। फिर देखिए आप 2 का भाग इसमें देंगे तो फिर ये आ जाएगा 50। फिर देखिए आप 5 का भाग इसमें देंगे फिर ये आ जाएगा 25। फिर आप 25 में 5 का भाग देंगे फिर आ जाएगा 5, फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम करेंगे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 5 फिर गुणे 5, इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इस तरह हो जाएगा। ये देखिए इन संख्याओं का वर्ग कर दीजिए। देखिए वर्ग होना ही है, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 की पावर 3, 5 गुणे 5 बराबर 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, और 5वां 25 हो जाएगा। तो बराबर 200 हो जाएगा। इस तरह आप गुणनखंडों की कुल संख्या का पता लगाएंगे। अतः गुणनखंडों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 2 गुणनखंडों की कुल संख्या आप पता लगाना चाहते हैं तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 3, रुकिए 1 सेकंड, अब देखिए 3 हो गया और +1 गुणे 2 + 1, समझ में आया आपको। इसकी देखिए ये जो है 2 की घात 3 है तो ये जो है 3 + 1 हो गया। ये देखिए 5 की घात 2 है तो ये 2 + 1 हो गया। ठीक है, +1 हो गया। घात में 1 1 जोड़ दिया था। देखिए यहाँ पर दिया है आपको, गुणनखंडों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखना है। इसके उपरांत प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। जैसे 200 का इस तरह आपको दिया गया है। तो देखिए 3 + 1 और 3 + 1 गुणे 2 + 1, तो ये 3 1 4 हो जाएगा गुणे ये 3 हो जाएगा, 4 3 12। तो देखिए आंसर 12 आ गया। ठीक, तब देखिए जांच हम कर रहे हैं, अगर इसकी जांच करें 200 के गुणनखंड कितने हैं तो देखिए 200 की 1 है, 2 है,
4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, 25 है, 40 है, 50 है, 100 है और 200 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस विधि से हम आप गुणनखंड कितने गुणनखंड हैं हम निकाल सकते हैं, गुणनखंडों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ वीडियो स्किप करके मतलब रोक रोक के आप देख लीजिए, ठीक। और उदाहरण, चलिए एक उदाहरण और दे देते हैं आपको, एक उदाहरण और दे देते हैं। देखिए यहाँ एक उदाहरण और दिया है, ये भी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उदाहरण 210 की कुल गुणनखंड की कितनी संख्या है, गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम कि 200 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है। देखिए 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या देखिए आप इस तरह निकालेंगे। पहले आप इस तरह कर देंगे, 2 को 2 से काटें, मतलब न्यूनतम संख्या से आप काटते चलेंगे पहले। तो यहाँ पहले आप 2 से काटेंगे, फिर देखिए इसको 3 से काटेंगे। देखिए 2 से काट दिए, फिर 105 आ गया, फिर देखिए 3 से काट दिए 35 आ गया, 35 को 5 से काट दिए 7 आ गया। तो देखिए 2 गुणे 3 2 गुणे 3 हो गया और 5 गुणे 7 हो गया। देखिए यहाँ पर वर्ग तो बना नहीं, तो सबका वर्ग 1 ले लिया जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 + 1, तो कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, देखिए इसका जो है 1 वर्ग है ना, तो इसमें 1 जोड़ दिए, देखिए 1 + 1, फिर देखिए 1 + 1 1 1 + 1 1 + 1, इस इन सब का वर्ग 1 मान लिया जाएगा। 1 होता है या 2 गुणे 2 का 1 बार गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, 3 का गुणा 1 बार करेंगे तो 3 ही होगा, इसलिए किया जाता है। तो देखिए 2 हो गया, 2 गुणे, अब देखिए 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, तो यहाँ आ गया 16। देखिए आपका 16 आ गया। तो 16 होने के बाद देखिए आप 210 के गुणनखंड 16 हुए। तो जांच कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पर जांच किया है, 210 के गुणनखंड 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे और 10 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे और 15 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 105 हो जाएगा और 210 खुद ही हो जाएगा। तो इस तरह इसके गुणनखंड 16 निकल के आए। जहाँ घात ना हो तो वहाँ घात 1 होती है, नोट देख लीजिए। जहाँ घात ना हो तो वहाँ घात 1 होती है। तो जनरल से कॉमन सी बात है भैया, घात 1 होगी, जहाँ घात नहीं दिखाया जाता वहाँ घात 1 होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। संख्याओं के गुणनखंडों का योग, संख्याओं के गुणनखंडों का योग देखिए कैसे निकालते हैं। संख्या के गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की गुणा के रूप में लिखना है। फिर निम्न सूत्र द्वारा गुणनखंडों को योग ज्ञात करें, गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, ठीक। यदि संख्या x के अभाज्य गुणनखंड निम्न है तो x बराबर a⁴m गुणे b⁴n गुणे c⁴p दिया है, ठीक, c⁴p। देखते हैं अभी हम क्या होता है सब। तो गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का योग जैसे आपको दिया रहेगा, जैसे आप गुणनखंड की संख्या जब आप ज्ञात कर रहे थे तो देखिए यहाँ a की पावर वही कह रहा है a⁴m गुणे b⁴n गुणे c⁴p, मतलब यह मेन OP इस तरह दिया रहेगा आपको। जैसे आप अभी पिछले उदाहरण में आप देखे हैं, जैसे अभी आप आपको यहाँ पर आप देखे हैं कि देखिए ये देखिए हम क्या दिया है यहाँ पर a की पावर, देखिए a की पावर 1 हो गया, यहाँ a की पावर 1 पावर 1 1 पावर 1 1 b की पावर, इस तरह आपको दिया रहेगा।
दिया रहेगा, आप निकालेंगे या तो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस तरह देखते हैं। देखिए, तो गुणनखंडों का योग आपको हो जाएगा ए की पावर एम प्लस वन माइनस वन, ए की पावर एम प्लस वन, फिर पूरे की माइनस वन, और फिर बटे हो जाएगा ए माइनस वन गुड़े बी की पावर एन माइनस एन प्लस वन माइनस वन बटे वी माइनस वन। इसी तरह से की पावर, इसी तरह जिस तरह पावर जोड़ते थे यहाँ पावर में आप एक जोड़कर और माइनस वन करके फिर नीचे से की माइनस वन कर देंगे। अभी देखते हैं उदाहरण में, आपको समझ आएगा। आप फॉर्मूले से घबराइए मत। और उदाहरण देखिए कि 50 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो 50 के गुणनखंडों का योग आप निकालेंगे तो 2 5 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ निकाला गया है। तो आप यहाँ देखिए 2 गुड़े 5 गुड़े 5, तो हो जाएगा 2 की पावर, तो 2 गुड़े 5 पावर 2, ठीक है। अतः गुणनखंडों का योग इस तरह हो जाएगा। देखिए गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, देखिए गुणनखंडों का योग हो जाएगा 2 की पावर, देखिए 1 है ना, तो यहाँ देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 हो गया। तो 2 की पावर 1 प्लस 1, ये प्लस 1 एक सूत्र का 1 है, और एन की जगह देखिए यहाँ 1 आया है, एन की जगह यहाँ 1 आया है, यहाँ 1 है ना, तो ये एन की जगह 1 है, इस एन की जगह ये 1 है, और वी जो है ये 2 है, उसका गुणनखंड है। तो इस तरह आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस 1 और ये माइनस 1, ये जो है सूत्र के हैं। उसके बाद 2 माइनस 1, फिर गुणे 5 की पावर 2। देखिए 5 गुणनखंड पावर 2, इसका दो गुणनखंड होने के नाते इसका पावर 2 हो गया, तो यहाँ 2 प्लस 1 हो गया, फिर माइनस 1, ये सूत्र के 1 है। उसके बाद नीचे देखिए बटे में 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 हो गया। इसके बाद आप इसी को हल करेंगे, इसके बाद आप इसको हल करेंगे, तो ये देखिए 2 पावर जो है 2 की पावर 1 प्लस 1 था, ये जुड़ के 2 की पावर 2 हो गया, माइनस 1 हो गया बटे 2 गुड़े 5 पावर 3 हो गया जुड़ के, माइनस 1 बटे 5 बटे 5 माइनस 1 हो गया बराबर 4, 2 दूना 4 हो गया, 4 माइनस 1 बटे 1 हो गया, और गुड़े 125 माइनस 1 बटे 4 हो गया। तो यहाँ देखिए फिर हो जाएगा 3, पहले आ जाएगा 3, ये जो देखिए इसमें से 1 घट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 1 से भाग देंगे आपको ये 3 ही प्राप्त होगा, तो 3 गुड़े 100, यहाँ हो जाएगा 4, 124 बटे 4 हो जाएगा। तो 124 में 4 से भाग दे देंगे और इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो आपको 93 उत्तर मिलेगा। यानी 50 के सभी गुणनखंडों का योग जो है अगर आपको निकालना हो तो 93 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ आप वीडियो को रोक करके और थोड़ा आराम से देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम सही और जेन्युइन तरीका बताया जा रहा है, एकदम सही तरीका आपको बताया जा रहा है। तो थोड़ा दिक्कत होगी, शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताया जा रहा है, बेसिक से एकदम पढ़ाया जा रहा है। आप शॉर्ट ट्रिक के लिए और वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो परीक्षा में काम नहीं आएंगी। आप यहाँ देख लेंगे तो आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, टाइम भले लग रहा है लेकिन आपको पूरी तरह आपको समझ में आ रहा होगा एकदम, ये आपको सही यहाँ आपको बताया जा रहा है। ठीक, तो आई होप आपको समझ रहा है। अगर आप भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए तो इस तरह हो जाएगा आपकी
85 गुणनखंड जो है एक, देखिए जांच हम कर रहे हैं यहाँ पर, फिर आप देखिए जांच करने के लिए आप करेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 85 गुणनखंड और 10 जगह 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए योग अगर आप इसका निकालेंगे तो 1 2 और +5 +10 +25 प्लस से जब जोड़ देंगे तो ये देखिए 50 और 25 75 हो जाएगा, 75 10 85 हो जाएगा, 85 10 85 5 जो है 90 हो जाएगा, 90 3 93 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आप जांच कर लिए हैं। ठीक, तो आप देखिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो आप इसे देख लीजिए और इस तरह आप इसे योग ज्ञात करेंगे, इसे हम बताने वाले नहीं हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, प्लीज़ आप इसे देख लीजिए। इसी गुणनखंड इतने आएंगे और वीडियो लंबा होने की वजह से हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पूरा दिख रहा होगा। आप इसे प्लीज़ लिख लीजिए और आप इसे हल करने की कोशिश करिए। आप इसे हल कर ले जाएंगे तो इसका मतलब आपको पूरी तरह वीडियो समझ में आ रही है। ठीक, देखिए आप इस तरह देखिए इसको, इसकी पावर इस तरह सूत्र के हिसाब से आप इसे देख लीजिए, इसे लगाइए और इसका आंसर देखिए 360 आ रहा है। ठीक, तो आगे चलते हैं, आप इसे हल करने की कोशिश करिए। महत्तम समापवर्तक क्या है, आइए यहाँ देखते हैं महत्तम समापवर्तक क्या है। देखिए महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, महत्तम समापवर्तक क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को कहा जाता है HCF। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यार आप समझने की कोशिश करिएगा बातों को, हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, समझने की कोशिश करिए आप। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे संख्या 20 और 30 के लिए सबसे बड़ी संख्या 10 है। जैसे 10 दूना 20, 10 तिया 30, उसके बाद कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 20 और 30 को विभाजित कर दे। ठीक, जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक, अब महत्तम समापवर्तक की विशेषताएं देखिए क्या क्या है। अब महत्तम समापवर्तक क्या विशेषताएं देख लीजिए, आप ये देखिए, उसके बाद हम उदाहरण से भी आपको यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। महत्तम समापवर्तक की विशेषताएं, कैलकुलेशन ऑफ, विशेषता नहीं भैया सॉरी, ये महत्तम समापवर्तक की गणना करना, कैसे गणना करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ HCF, गुणनखंड की विधि। गुणनखंड की विधि देखिए कैसे करेंगे। पहली विधि, दी गई सभी संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखो और जो सबसे बड़ा गुणनखंड सभी में उभयनिष्ठ हो वही संख्या मासा होगा। जैसे 40 60 और 80 का मासा ज्ञात करो, जैसे दे दिया कि 40 60 80 का मासा ज्ञात करो। तो आइए हम उदाहरण से देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा उसी को हम मासा बना देते हैं, वही मासा होता। देखिए जैसे है 40 का गुणनखंड आप निकालेंगे, देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4 5 8 10 और 20 और स्वयं 40। ठीक, उसके बाद अब यहाँ देखिए 60 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6
10, 12 और 15 और 20 और 30 और 60 से आएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 80 गुणनखंड 1, 2, 4, 5 और 8, 10 और 16 और 20 और 40 और 80 स्वयं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन, देखिए एक सेकंड हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरह से। देखिए एक सब में कॉमन है। ठीक, देखिए 2 सब में कॉमन है। उसके बाद देखिए 4 सब में कॉमन है। उसके बाद देखिए 5 सब में कॉमन है। उसके बाद देखिए 10 सब में कॉमन है। उसके बाद देखिए 20 और यहाँ भी देखिए 20 सब में कॉमन है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ये निकल के आ गए। ठीक, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड के निकल के आ गए। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 20। ठीक, तो होता है 40, 60 और 80 का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड या मासा महत्तम मान जो है उसका 20 होगा। इसलिए 40, 20 और 80 का मासा 20 होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंडों की घात से गणना। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की घात से गणना करना। देखिए दी गई सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणज के रूप में लिखो। ठीक, गुणज के रूप में लिखो। आप पहले से आप गुणज निकालिए। दी गई सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणज के रूप में लिखो। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी से छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का मासा होता है। जैसे 216, 288 और 720 का महत्तम सामवर्तक ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए आपको परिभाषा जो है वो अभी यहाँ उदाहरण में समझ में आएगी। देखिए कहा है कि दी गई सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणज के रूप में लिखो। ठीक, गुणज के रूप में लिख लिया। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी से छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का मासा होता है। छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल। यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए 216 दिया है और 288 दिया है। यहाँ 216 का हो रहा है, यहाँ 288 का हो रहा है, यहाँ 720 का हो रहा है। तो देखिए आप इसका इसमें भाग करेंगे तो जो आएगा आप यहाँ लिख देंगे। अब आप इसका इसमें भाग करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका इसमें लिखेंगे, भाग करेंगे, इसका भाग को यहाँ लिखेंगे। इसका यहाँ करेंगे भाग, इसका भाग को यहाँ लिखेंगे। इसका भाग इसमें करेंगे, फिर इसका भाग को यहाँ लिखेंगे। इस तरह इसका भाग इसमें करेंगे, भाग को यहाँ लिखेंगे, इसका भाग यहाँ करेंगे, फिर इसका भाग को यहाँ लिखेंगे। इसी तरह आप करते जाएंगे। जैसे देखिए 216 का 8 में 2 से भाग देंगे तो आपको 108 प्राप्त होगा। फिर 108 में भाग देंगे तो आपको 154 प्राप्त होगा केवल। फिर देखिए 54 भाग देंगे 27 प्राप्त होगा। 3 से 2 से भाग देंगे 3 प्राप्त 27 प्राप्त होगा। 27 में 3 से भाग देंगे 9 आएगा। फिर 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 में फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह आप इसे निकालेंगे। उसके बाद आप इसी तरह इसको निकालेंगे, इसी तरह आप इसको निकालेंगे। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर देखिए इसका दिखाई दे रहा होगा। तो प्लीज़ आप इसे निकालिए और इससे मैच करिए। देखिए आप सही निकाल पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ अगर हम आपको सब बताएंगे निकाल के तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सॉरी, हम पूरा निकाल के आपको बता नहीं रहे हैं। यहाँ आपको दिखाया गया, आप इसे देखकर समझने की कोशिश करिए। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह समझ में आए। तो यहाँ देखिए 216 का देखिए 2 की पावर 3, ये देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो गया। यहाँ देखिए 288 का 2 की पावर 5, देखिए यहाँ 2 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया। यहाँ देखिए 720 का देखिए 2 की पावर 4 हो गया। देखिए
2 की पावर 4 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया, तो 5 स्वयं अकेला हो जाएगा। अतः मासा बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। यहाँ देखिए, यहाँ 2 की पावर 3, ये महत्तम मान। 2 की पावर 3 मतलब न्यूनतम मान सबसे ले लेंगे, घात का सबसे न्यूनतम मान, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। यहाँ देखिए इसमें मान कौन कौन सा ले रहे हैं हम, घात में जो सबसे न्यूनतम मान है उसी को हम लेते हैं। ठीक, 2 की पावर 3 ले लेंगे और 3 की पावर 2 ले लेंगे और बस इसी को लेंगे हम केवल। अब 5 को नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो गया और गुणे, क्योंकि यहाँ किया है कि सबसे छोटी से छोटी घातों वाली, यहाँ देखिए दिया है छोटी से छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का मासा होता है। तो ये घात छोटी छोटी घात वाली है ये संख्याएं, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो 8 9 72 हो जाएगा। तो इसलिए देखिए 216 और 288 और 200 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 72। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं क्या होती है, देखिए आइए। को प्राइम नंबर, जिन दो संख्याओं का महत्तम एक हो, जिन दो संख्याओं का महत्तम 1 हो, वे संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, ये देखिए, अब जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, वे सभी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 9, दोनों और किसी संख्या से नहीं कट सकती हैं, केवल 1 से ही कटेंगी। जैसे 8 11, ये किसी संख्या से नहीं कटेंगी, केवल 1 से कट सकती हैं। और हो गया 16 और 19 और 21 और 25, ये सभी संख्याएं क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। ये संख्याएं, इनका महत्तम समापवर्तक केवल 1 ही होगा। तो इनकी विशेषताएं थोड़ा देख लीजिए, क्या इनके गुण हैं। ठीक, थोड़ा गुण इनका देख लीजिए। सअभाज्य संख्याओं में 1 का विषम संख्या होना अनिवार्य है। सअभाज्य संख्या हमेशा एक विषम, जैसे यहाँ 2 देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ देखिए 8 है, तो यहाँ 1 11 है, यहाँ 16, तो यहाँ 1 19, यहाँ 21 है, तो 25 है। तो एक संख्या का भैया विषम होना अनिवार्य है, बस आप यही याद कर लीजिए। अगर उसमें से संख्या विषम नहीं है तो को प्राइम नंबर नहीं हो सकती। आप यही याद करने की कोशिश करिए। सभी क्रमागत संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती हैं। कोई भी क्रमागत संख्या है वो सअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, जैसे 3 और 4, तो 3 और 4 का भैया कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। जैसे 15 और 16 का कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। ठीक, तो एक ही मिलेगा, केवल एक मिलेगा, बस एक एक बस। ठीक, जैसे देखिए सअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। सअभाज्य होने के लिए संख्याएं अभाज्य हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 25 और 21 जो हैं अभाज्य संख्याएं नहीं है। देखिए 3 से भी कट जाए, यहाँ 5 से कट जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं है, सॉरी, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। और लेकिन ये जो है सअभाज्य संख्याएं हैं। तो यही कह रहा है कि सअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। ओके, तो आगे देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक, शुरू करते हैं।
यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्तक क्या है। लघुत्तम समापवर्तक शुरू करने से पहले 1 सेकंड के लिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको लघुत्तम समापवर्तक अगले वीडियो में पढ़ा दें। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम आपको एकदम सही चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको प्लीज़ वीडियो समझ नहीं रहा तो प्लीज़ आप जो है इसे वीडियो रोक कर देखने की कोशिश करिए।